अभी हमारे पास 5.1 अभी है हमारे पास 5.1 जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या गिवन है, करंट की वैल्यू दे रखी है जो कि क्या दे रखी है 0.7 एम्पियर। ठीक है, हमारे पास करंट का एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और करंट की डेफिनेशन भी यही कहती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है। रेट बोल दिया ना अगर स्टेटमेंट में तो मतलब डिवाइड बाय टाइम। अगर रेट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, तो ये बात होता है फॉर्मूले की। अब हमसे चार्ज दे रखा है और ये पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, कितना चार्ज पास फ्लो होगा पर सेकंड, मतलब टाइम की वैल्यू है 1 सेकंड। तो 1 को तो मल्टीप्लाई करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इन्हें यहाँ पर 0.7 लिखा। और क्यू, हाँ हमसे ये पूछा था नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज की वैल्यू तो आ गई 0.7 कूलाम। और हमें ये भी पता है कि चार्ज होता है एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो 0.7। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 0.7 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ जो कि हो जाएगा 7/16 इंटू 10⁻⁹। ये पॉइंट ये कैंसिल हो जाएंगे ना। फिर ऊपर हमने क्या करा, एक 10 इधर से दे दिया, 10⁻⁹ था, इसमें से एक 10 अलग निकाला, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर बच जाएगा 10⁻18 डिवाइड बाई 16। 16 4 जा 64 होता है, पता है 16 4 जा 64 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 के पास जाएगा तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4.4 आएगा वैसे ये, तो 10⁻18। हालांकि बुक में आंसर है 0.44 इंटू 10⁻90, तो बता देता हूँ कैसे आया। क्या है कि ये 10⁻18 है, 0.44 लाना है तो डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड बाई 10 कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 10 से, तो ये तो हो गया 0.44 और ये हो गया 10⁻18 + 1 19। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि अ करंट ऑफ 7.5 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन वायर फॉर 45 सेकेंड्स। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ना करंट की वैल्यू है 7.5 एम्पियर, मेंटेन किया गया है टाइम 45 मिनट। एक बात याद रखना कि है ना I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसमें चार्ज को कूलाम में रखेंगे, टाइम को सेकंड्स में रखा जाता है, मिनट्स आवर्स में नहीं रखते हैं। तो हम एक बार टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में, टाइम को है ना सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे ये मिनट में, तो एक बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 45 इंटू 60 0 इंटू 5 6 30 4 6 24 25 26 27, तो 2700 सेकेंड्स हमारे पास 45 मिनट में बचेंगी, मतलब 45 मिनट कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में तो 2700 सेकेंड्स आएंगे। अभी हमारे पास कहाँ क्या पूछा गया है कि इन दिस टाइम, इतने टाइम में फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा गया है हाउ मच चार्ज एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द वायर। पहला पार्ट है हाउ मच चार्ज विल फ्लो, तो हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि अभी है ना इसको सॉरी हमने एक गलत क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन 2 में दिया है अ करंट ऑफ 7.5 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन वायर फॉर 45 सेकेंड्स, इन दिस टाइम हाउ मच द चार्ज विल फ्लो। तो 45 सेकेंड्स है, 45 मिनट्स नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, और टाइम को लिख लेंगे इधर 45 सेकेंड्स। अब लगा देंगे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला, क्योंकि हमसे चार्ज पूछा है, और क्यू लिखेंगे तो क्यू को लिखेंगे आई टी, और यहाँ कर देता हूँ क्यू इज इक्वल टू आई, 7.5 दिया है और टाइम की वैल्यू क्या दी है 45 सेकेंड्स, तो मैंने इसको पॉइंट को हटाया तो 75 डिवाइड बाई 10 गया इंटू में 45, अगर मैं 5 से कट करूँ तो 5 2 × 10 9 5 = 45, और अब इसको कर लेते हैं 75 इंटू 9 क्या होगा, 9 5 = 45, 7 5 7 6 7 9 5 = 50, 9 5 = 45, 9 6 = 51, 9 7 = 63, 63 + 4 67, तो 675 डिवाइड बाई 2 आया हमारे पास, जिसको कि हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 = 6, अगले में फिर से 3 से 1 बचेगा, 2 7 = 14 पॉइंट में 5, ये तो चार्ज आ गया, और आंसर भी हमारा यही है 337.5 कूलाम। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द वायर। अब हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या है 337.5, अगर पूछ लिया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स तो Q इज इक्वल टू एन ही पता है 337.5, एन की वैल्यू निकालनी है तो 337.5 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻, जो नीचे -19 आएगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +19। ठीक है, अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे है, तो इधर से हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा, और इधर से हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो बाद में कट ही जाएंगे, तो हम सीधे पॉइंट हटा के लिख देते हैं 3375 डिवाइड बाई 16 इंटू 10⁻19, 3375
3375 को डिवाइड करेंगे अगर 16 से, तो 16 टू जा 32, 1 बचा, 17 बच गए यहाँ पर, 16 1 जा 16, 1 आया 15, तो यहाँ पर 10 0 टाइम्स जाएगा ताकि 15 बने और फिर पॉइंट लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट हम इतना आगे नहीं जाएंगे, इतना काफ़ी हमारा आंसर 210 इंटू 10 टू द पावर 19 है, बट बुक में आंसर 10 टू द पावर 21 में दे रखा है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। मैं बस आप लोगों की कंफर्मेशन के लिए आंसर बुक से मैच करा के दिखा रहा हूँ। ये आंसर भी बिल्कुल सही है, इतना लिखेंगे तो। बुक में क्या किया, अगर हम इसको ना पहले यहीं पे करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 100 कर दूँ और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँ तो क्या होगा, डिवाइड बाय 100 एक 0 से 0 कट जाएगा और 21/10 तो 2.1 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 19 की पावर 19 में प्लस में 19 और पावर 10 स्क्वायर हो रही है तो पावर 2 ऐड हो जाएगी, तो 19 20 21 आंसर देख लो 2.1 इंटू 10 टू द पावर 21 ये आंसर है। अभी एक क्वेश्चन दिया है थर्ड, इफ़ 0.6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ वायर इन 45 मिनट्स वट आर द टोटल चार्जेस दैट पास थ्रू द वायर। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। हमको क्या गिवन है, पहले तो गिवन पार्ट लिखते हैं हम क्वेश्चन में हमेशा, सॉल्यूशन में हमेशा कि ना मोल्स गिवन है। मोल्स क्या दिए हैं 0.6 मोल्स, पास करते हैं 45 मिनट्स तक, टाइम 45 मिनट है। अभी हम पीछे गलती से सॉल्व करा था वो इसमें काम आएगा, इसके लिए ही सॉल्व करा था, हालांकि वो गलत देख रहा था। 2700 सेकेंड्स होता है सेकेंड टाइम, इस इतने मिनट हो करते चेंज। तो हमारे पास मोल दिया है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर Na। तो हम नंबर ऑफ एटम्स तो निकालेंगे ही, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी व्हाट इज़ द टोटल चार्ज पास थ्रू द वायर। तो चार्ज निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ये बताता हूँ क्यों करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो हम इसको कर लेते हैं अभी सॉल्व। 0.6 मोल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6, वैसे तो 6.022 होता है, बट हम इजी कैलकुलेशन के लिए 6 ले रहे हैं बस, 6.022। तो ये स्मॉलर वैल्यू है, पीछे ज़ीरो के भी बाद आ रही है तो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, ये हो गया मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये ना ये होगा 6 6 36 और 6 zeros आर 0 और बस पावर 3 मतलब कैरी 3 है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 23। अभी हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। तो क्या हम चार्ज नहीं निकाल सकते, Q इज इक्वल टू एन ही होता है। एन क्या होता है, एन हमने निकाल लिया नंबर ऑफ एटम्स 3.6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 -19। तो 1.6 इंटू 3.6, 3.6 इंटू 1.6 कितना होगा, 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21, 1 6 6, 1 3 3, 6 1 7 3 4 5 और 2 पॉइंट हैं इसमें, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। 5.76 इंटू 10 टू द पावर 19 20 21 22 23, 10 टू द पावर 4 बचेगा आंसर। और चार्ज की वैल्यू भी यही मिलेगी, 5.78 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलाम। 5.78 और 5.76 में कोई फ़र्क नहीं है इतना, ये आंसर हमारा सही है। इसका पार्ट भी देखते हैं, पार्ट भी क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का फॉर्मूला हमें पता है, इक्वल टू Q/T होता है। चार्ज हमने निकाल लिया, टाइम हमको पता है ये 2700 सेकेंड्स जो कि 45 मिनट्स है, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ। 5.76 इंटू 10 टू द पावर 4 था, डिवाइड बाई 2700। अब क्या है कि मैंने इन 10 की पावर्स को आगे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि पॉइंट हट जाए। तो 576, 2 0 तो लग गए होंगे इन 2 पॉइंट को गायब करने में, अब 2 0 और बचे हैं तो वो दोनों भी लग जाएंगे आके, डिवाइड बाई 2700। ये 0 से 0 कट गए, तो 27 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। एक सेकेंड, 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक बात बता देता हूँ, ऐसे अगर मेरे को ये पता है मेरे को 27 3 से डिविजिबल है, बट जो ऊपर वाला नंबर है ना इसको करके ही देखना पड़ेगा 3 से डिविजिबल है कि नहीं। बट इसमें हमारे पास एक चीज़ नई सीखने को मिलती है हमको, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल है तो वो पूरी वैल्यू 3 से डिविजिबल होगी। कैसे कि 576 लिखा, मेरे को चेक करना था 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इन डिजिट्स का सम कर लो। 5 + 7 + 6, 7 + 6 कितना होता है, 7 × 14 - 1 13 13 हो, 13 + 5 कितना हुआ 18 18 तो डिविजिबल है 3 से, मतलब ये पूरी वैल्यू भी 3 से डिविजिबल है। तो हम यहीं पे 3 से कैंसिल कर लेते हैं। इसको अगर काटेंगे तो 9 पे जाएगा, 3 9 से 27 और ऊपर करेंगे तो 3 1 = 3 और 2 बचेगा, 9 3 = 27 और 3 2 = 6 बच जाएगा। अब देख लो 9 10 11 12 ये भी 3 से डिविजिबल है और कैंसिल हो जाएगा।
तो 3 6 ज़ा 18 और 1 बचेगा 12 बचेगा, तो 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अब देख लेते हैं 6 7 8 9 10, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको भी यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। 3 2 ज़ा 6 और उसके बाद 4 बचेगा, तो 3 1 ज़ा 3 पॉइंट 0 पॉइंट लगेगा 1 के बाद, फिर 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा नीचे, पॉइंट तो लग चुका है, तो 3 3 ज़ा 9 21.3 समथिंग आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या है 21.4 एम्पियर, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। हमने करंट निकाला इसलिए यूनिट एम्पियर पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, करंट इन अ वायर। एक बात बताओ, हमने डिफरेंशिएशन को क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन खुद ये बोलता है रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, एक चीज़ सिखा रहा हूँ बस कि ना, अगर मेरे को डिस्टेंस दे रखा है तो अगर हमसे वेलोसिटी पूछ ली जाए तो हम पता क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऐसे डिफाइन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होती है। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो जिसका रेट ऑफ चेंज है ना, तो उस पीछे वाली चीज़ से आगे जाना होता है ना, तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। बट वहीं कोई मुझसे कह देना एक्सेलरेशन देखिए कि वेलोसिटी निकालो, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और वेलोसिटी देखिए कह दे कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ऐसे ही I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो चार्ज का, करंट के लिए क्या पढ़ा, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफाइन कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, और वेलोसिटी तक जाना था तो डिफरेंशिएशन करना था। तो अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ है इसका, तो इस तक जाना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बट अभी हमको क्वेश्चन में क्या दिए, आई तो दे रखा है, हमसे चार्ज पूछा है, तो क्यू से आई पे जाने के लिए हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, और उल्टा आने में आई से क्यू पे आने में इंटीग्रेशन करेंगे। ये चीज़ शायद क्लियर हो गई हो। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, इसमें तो बहुत ईजीली हो जाएगा। द करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि करंट जो है वायर में वो टाइम के साथ चेंज करता रहता है, इस एक्सप्रेशन के थ्रू। अब एक बार सोच के देख, टाइम की वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो आई की वैल्यू कुछ हो रहेगी, 2 पुट करूँगा तो भी आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 करूँगा तो भी। तो मतलब टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो टाइम इन अ करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, वेयर आई इज इन एम्पियर। ठीक है, एम्पियर में होगा टाइम, एंड टी इज़ इन सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट पोजेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ड्यूरिंग टाइम 2 से 6 सेकेंड। टाइम है ना 2 सेकेंड से टाइम 6 सेकेंड्स के बीच में जितना भी चार्ज फ्लो हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। आई क्या दे रखा है हमको, 4+2t दे रखा है। अब हमको एन चार्ज पे जाना है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या इसको लिख दूँ, करंट तो यही होता है ना, dq/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 4t नहीं, सॉरी 4+2t है। तो dq को क्या लिखूँगा, 4dt, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर पे, तो ये पूरे के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एक एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2t dt। अब है ना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल चार्ज के लिए, तो स्मॉल चार्ज है तो इंटीग्रेशन साइन लगा दूँ दोनों साइड। ये तो इंटीग्रेशन स्मॉल चार्ज का क्या बनेगा, q टोटल बनेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू टाइम की पावर 0 लिखा भी है। क्यों? क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर t की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, पावर में +1 डिवाइड में पावर वाला चीज़ पूरी, ठीक है, प्लस में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 1 ऑलरेडी है, प्लस में 1 करेंगे डिवाइड बाई 1 + 1 करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये 4t आ जाएगा, पावर में 0 + 1 पावर 1 होगी, टोटल 4t, प्लस में 2t² डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4t + t²। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया चार्ज निकालने के लिए। अब पूछा कितने से, टाइम 2 से टाइम 6 पे, तो टाइम 6 पे कैलकुलेट करके टाइम 2 पे कैलकुलेट करके इनको माइनस कर देंगे तो इनके बीच वाले टाइम का चार्ज आ जाएगा। तो पहले टाइम 6 पे निकाल लेते, टाइम की वैल्यू 6 होगी तो 4 × 6 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 6² हो जाएगा, तो 4 × 6 24, प्लस में 6² 36, तो 6 4 10, 3 4 5 6 60 आ गया हमारी। टाइम 6 सेकेंड तक 60 चार्ज फ्लो हो चुका होगा, 60 कूलम। और टाइम 2 सेकेंड पे निकालेंगे तो 4 × 2 8, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो क्यू टोटल क्या होगा इस वाले टाइम के लिए, टाइम 2 सेकेंड तक का 12 कूलम। और हमें तो इनके बीच का पूछा है डिफरेंस, तो है ना इनको माइनस कर देंगे, 16 - 12 48 कूलम हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ का आंसर है 48 कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन। अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस R। पहले तो एक कह दिया वायर की एक रेजिस्टेंस R है। R का हमें फॉर्मूला पता है, ρ L/A होता है।
उसके बाद कह दिया है व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस इफ़। अभी कंडीशन देखें कि है ना, अब नई रेजिस्टेंस बताओ अगर हमने क्या क्या कर दिया। अगर हमने कुछ नहीं करा तब तक तो हमारी ये वाला फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, मतलब लेंथ भी नॉर्मल है एरिया भी नॉर्मल है। पर पहला केस में कहा है कि इट इज़ डबल ऑन इट सेल्फ। एक बात ध्यान से सोचना, अगर मैं ये एक वायर ले रहा हूँ, इतना वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन या फिर मतलब इसकी थिकनेस इतनी है और ये है ना एल लेंथ का है, इसने कहा डबल ऑन इट सेल्फ, मतलब अपने आप पे ही फोल्ड कर दिया, डबल फोल्ड हो गया है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वायर ऐसे जाएगा और अपने आप के ऊपर ही फोल्ड हो जाएगा? ऐसे ही केस सर बता रहे ना वो, तो तुम्हें नहीं लगता अपने ऊपर डबल फोल्ड हो जाएगा? तो ये वाली लेंथ हो जाएगी L/2 और एरिया जो कि ए था पहले वो ए की बजाय 2a हो गया, मतलब डबल हो गया एरिया का। तो ये चीज़ पहले नोट करनी पड़ती है। एरिया तो हो गया न्यू एरिया हो गया है 2a और लेंथ हो गई है न्यू L/2, क्योंकि इसको इसी के ऊपर घुमा के रख देंगे तो लेंथ तो छोटी हो जाएगी ना और वो हाफ हो जाएगी क्योंकि उसकी लेंथ तक फोल्ड कर दी डबल फोल्ड। तो हमारे पास यहाँ से है ना फॉर्मूला लिखेंगे R डैश इज इक्वल टू रो तो चेंज नहीं होगा, वायर सेम है तो वायर को तो टेढ़ा मेढ़ा करा है, उसकी रेजिस्टिविटी तो कभी चेंज नहीं होगी। नेचर ऑफ मटेरियल तो तभी चेंज होगा जब मटेरियल को ही चेंज कर देंगे, वायर की जगह कुछ और ले आएंगे या कोई और वायर ले लेंगे, तो रो तो सेम रहेगा। अब L क्या है, L/2 है नई वाली, L/2 पुट कर दिया। एरिया क्या है 2a, 2 इंटू ए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रो L/a और ये 4। क्या ये तुम्हें पुराना R नहीं लगता? तो हम जब लिखते हैं ना R डैश न्यू रेजिस्टेंस तो हम लिख देते हैं कि है ना ये वाली पूरी चीज़ तो R है, तो R/4 हो गया है। केस 1 का आंसर 5th में R/4 है, मतलब 1/4R, एक ही बात है। अभी इन्हें इसमें सेकंड पार्ट में कहा है इफ़ इट इज़ स्ट्रेच्ड सो दैट, हाँ इसमें आगे कहा है कि इफ़ इट इज़ स्ट्रेच, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। अब इसमें भी दो पार्ट पूछ ले, इट्स लेंथ इज़ डबल्ड। एक बात ध्यान से सोचना, ये एक वायर है, अगर वो इतना है L लेंथ का है, अगर उसकी लेंथ को मैं डबल कर दूंगा, मतलब मैंने क्या करा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने इसको इतना खींच के लंबा कर दिया। एक बात सोचना, अगर क्ले होती है, क्ले देखी होगी ना, उसकी हम अगर है ना एक वायर सी बना ले और हम उसको खींचते हैं ना जब बहुत ज़्यादा, तो तुम्हें नहीं लगता वो पतली होने लग जाती है? पहले मोटी थी उसके बाद पतली होने लग जाती है क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ रही होती है। लेंथ तो 2L हो गई है, क्वेश्चन में क्या कर डबल कर दी, तो न्यू लेंथ क्या आई हमारे पास 2L। और क्या है ना, ये देखने से ही नहीं पता चलता, जब कोई इतना बड़ा कर दिया जाएगा, उसकी लेंथ के डबल कर दिया जाएगा तो उसका एरिया कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, तो एरिया हो जाता है हाफ। ऐसे सिमेट्रिकली होता है ये, अगर लेंथ डबल हुई तो एरिया हाफ हो जाता है। R डैश निकाल रहे हैं, रो L कितना हो गया 2L हो गया है, अपन में एरिया है A/2, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा ऊपर 2 एक ऑलरेडी था तो 4 रो L/a, और ये रो L/a क्या है पुराना वाला R, तो इस केस में R डैश जो कि नया होगा वो होगा 4R के इक्वल, तो आंसर 2 भी इसका मैच हो गया 4R। थर्ड में क्या कहा है कि इट्स रेडियस इज़ हाफ। अब एक बात आती है कि ना इस ऐसे केसेस में ना हम हमेशा ये करते हैं A1V1 इज इक्वल टू A1L1 इज इक्वल टू A2L2, मतलब एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट जो कि पहले था वही बाद में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने मटेरियल तो चेंज करा ही नहीं है। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया 1 A1 था, L1 था, वो तो नॉर्मल थे जो कि हम ऐसे इसमें यूज़ करते L1 A1, क्योंकि इनमें तो कुछ चेंज नहीं था। उसके बाद एरिया 2, एरिया क्या होता है वायर का, वायर में तो क्रॉस सेक्शन देखते हैं हम, बस क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है, मतलब ये वाली शेप है सर्कुलर, πr² होता है, πr²। ये इनिशियली था A1, बट जब मैं A2 निकालूंगा ना तो उन्होंने क्या रेडियस को हाफ कर दिया है, तो रेडियस की वैल्यू तो ये हुई और उसके बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि πr² होता है, πr² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या हुआ कि है ना एरिया, πr² तो एरिया था, तो ये A2 की वैल्यू, ये πr², इसको मैं A1 से रिप्लेस कर दूँ, A1/4 हो जाएगा। तो A1/4 लिखा इधर पे, इधर L2, A1 से A1 कैंसिल, हमें L2 की वैल्यू निकालनी कि न्यू लेंथ क्या है, तो ये 4 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ L1 हो जाएगा। अब हमारे पास न्यू एरिया और न्यू लेंथ दोनों चीज़ आ गई, तो हम R डैश निकालेंगे ना इस केस में, तो क्या करेंगे रो न्यू लेंथ क्या है 4L1, L1 लिखो या L लिखो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंफ्यूज नहीं होना आगे, क्योंकि हमने शुरू में जो बेसिकली नॉर्मल चीज़ ली थी वो हमने L और A में ली थी। उसके बाद क्या लिखेंगे इसको, एरिया कितना हो गया है A/4, A1/4,
तो ये 4 ऊपर जाएगा तो ये ना 16 टाइम्स ऑफ रो L1/A1 आ जाएगा। और ये लो L/A ही है या फिर L1/A1 ले लो, ये R ही है पुराना वाला, शुरुआत वाला R। क्योंकि अगर मैंने इसमें 1 और 2 करके लिया है ना, तो इसमें मैंने शुरुआत में क्या लिया होगा, रो L1/A1 यही तो लिया होगा R। तो ये R डैश आ गया 16 टाइम्स ऑफ R के इक्वल, और इसका आंसर भी यही है।